हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं वर्णमाला चैप्टर की। और मेरा विश्वास है कि वर्णमाला चैप्टर का एक ही वीडियो सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट के लिए काफ़ी होगा। वो एग्ज़ाम्स यूपीएसआई हो या यूपी कांस्टेबल हो, यूपी सब इंस्पेक्टर हो, सभी पीवाईक्यूज आपको इसी एक क्लास के बाद वर्णमाला चैप्टर का इसी से दिखेगा, इससे बाहर नहीं दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये एक कह सकते हैं कि वन शॉट टाइप का वीडियो रहेगा और वर्णमाला को द एंड करेंगे इसमें। और जब प्रैक्टिस सेट आप करेंगे या किसी भी बुक को उठाएंगे तो देखेंगे कि वर्णमाला का क्वेश्चन एक भी आपसे नहीं छूटेगा। बशर्ते ये है कि ध्यान क्लास पर रखिएगा और आज उन ट्रिकों के माध्यम से वर्णमाला की धज्जियाँ उड़ाएंगे जो हमारे समझ में नहीं आती, जैसे घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला की। तो यूपी पुलिस में ये इस बार जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ है उसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपी में जो भी 2024 में हुआ उसमें पूछा जा चुका है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर जो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ये प्रीवाइक्यूज हैं। अब मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ड होती है। और ध्यान रखिएगा, ये जो सबसे छोटी इकाई है ये लिखित इकाई है। अगर आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वो हो जाएगा वर्ड। देखिए, आप मेरी बातों पर सिर्फ सुनते जाइए कि भाषा की सबसे छोटी अगर लिखित इकाई पूछता है तो वर्ड होता है, या आपसे सबसे छोटी इकाई पूछता है तो वो भी वर्ड होगा। लेकिन जब पूछ लेगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, यानी जो हम बोलते हैं जिसको लिख नहीं सकते, तो वो ध्वनि होगा। यानी अगर लिखित में बोलेंगे तो वर्ड को नहीं तोड़ सकते, अगर मौखिक में बोलेंगे तो ध्वनि को नहीं तोड़ सकेंगे। तो सीधे याद रखेंगे कि अगर मौखिक पूछता है तो ध्वनि बताएंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और अगर लिखित में पूछता है तो वर्ड बताएंगे। देखिए, अभी तक वर्णमाला में वर्डों की जो संख्या थी वो 52 यानी 52 थी। और 52 अब मतलब जो अभी आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो लगभग 52 ही थे। लेकिन अभी जल्द ही एक नया वर्ड जोड़ा गया है जिसको विशिष्ट वर्ड के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो अभी आप रामायण में देखते होंगे इस तरह का जो बना रहता है, देखिए ऐसे बना रहता है। तो ये जो वर्ड है ये विशिष्ट वर्ड है और इसको मतलब शामिल कर लिया गया है। आप गूगल पर जाकर आप वर्णमाला की संख्या देख सकते हैं, तो 53 बताएगा। जो मतलब हिंदी निदेशक जो टीम होती है, जो ऑफिस होता है, वो उसमें वर्णमाला की संख्या आप जब सर्च करेंगे तो 53 होगा। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपको ऑप्शन में कहीं ऑप्शन में दिखता है कि वर्णमाला की संख्या कितनी है, अगर 53 ऑप्शन है तो आपको प्राथमिकता देनी है 53 पर। लेकिन अगर 53 ऑप्शन नहीं है, सिर्फ उसमें 52 दिख रहा है, तब आप 52 को टिक करके आगे जा सकते हैं। और ये 52 कैसे बने, मतलब जो वर्डों की संख्या 52 कैसी थी, तो देखिए इसमें जो 11 हैं, ये 11 हुआ +2 +33 +4 +2। अब ये कैसे हुए ये अभी आपको हम समझा रहे हैं। जैसे देखिए, जो स्वर हो गए वर्णमाला में वो होते हैं 11 स्वर कौन हो गए? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋढ़, ये, आए, वो, आओ। अब आप कहेंगे अंग और आहा कहाँ चला गया? तो अंग और आहा को कुछ देर के लिए हमने इस डिब्बे में बंद कर दिया। तो अंग और आहा को स्वर में नहीं रखा गया, ध्यान रखिएगा, इनको अयोगवाह में रखा गया है। ये अलग अंग और आहा, ये जो दो स्वर हैं इनको स्वर नहीं कह सकती, इनको एक अलग श्रेणी में रखा गया है जिनको अयोगवाह कहा जा सकता है। तो डायरेक्ट पूछा था कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 2। तो 11 ये हो गए, और देखिए 11 यहाँ पर लिखा था, यानी 11 स्वर हो गए +2 अयोगवाह हो गए, और 33 व्यंजन जो होते हैं, जो बचे व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिप्त। अब हम सभी की मतलब हड्डियां तोड़ेंगे कि ये जो कॉलम है ये कहाँ कहाँ हुआ, कितने क्या हुए। देखिए, हमने स्वर तो देख लिया 11, और 2 हमने देख लिया क्या, अयोगवा। अब हम बात करेंगे स्वर की, जो 33 स्वर है हमारे। तो का से माँ तक, देखिए का से यहाँ पर हा तक देख लीजिए आप पहले। का से हा तक देखिए 5 5 का जोड़ 5 10 15 20 25 30 और 3 33 व्यंजन ये हो गए। 33 व्यंजन के बाद जो हमारे लास्ट में ये 4 अक्षर बचते हैं संयुक्त व्यंजन, सॉरी, जो लास्ट में हमारे 4 अक्षर बचते हैं जिनको संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है, जिसमें छ, त्र, ज्ञ और स्र आता है। ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखे जाते हैं। और इसमें उच्छिप्त व्यंजन 2 होता है, एक अड़ा होता है और एक अढ़ा होता है। ध्यान रखिएगा, उच्छिप्त व्यंजन को ही द्वित्व व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि द्विगुण व्यंजन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 गुण। देखिए, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में भी कई बार दिया जाता है कि क्या उच्छिप्त व्यंजन, मतलब क्या वाक्य की शुरुआत उच्छिप्त व्यंजन से हो सकती है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आपको लिखना है डमरू,
तो ये यहाँ पर डा आया, ये डा है। देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये डा है, और जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ड़ा है। तो देखिए इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अक्षर और ये अक्षर एक है, ऐसी गलती मत करिएगा। जो ये डा है, इस डा का मतलब हुआ डमरू, लेकिन जो ये ड़ा हुआ ये कहाँ से आ सकता है, किस यूज में आ सकता है। जैसे आप लिखेंगे पापड़, तो ये ड़ा आया, ये डा इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से जो ढा आया, जैसे आप लिखेंगे ढक्कन, तो इस ढा का आप उपयोग करेंगे, लेकिन आप जैसे लिखेंगे पढ़ाई, तब इस ढ़ा का उपयोग करेंगे, ये ढा नहीं है। जब आप पढ़ाई लिखेंगे तो इस ढ़ा का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब आपका आंसर होना चाहिए 2। और जब पूछेगा संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन हुए। देखिए यह भी हम कह सकते हैं कि एक कॉलम के तरीके से पढ़ रहे हैं। अभी हम सभी इन टॉपिक्स को समेट देंगे एक रिवीजन में। अब देखिए जो वर्णमाला होता है वो हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक स्वर हो गया और दूसरा व्यंजन हो गया। स्वरों की संख्या हमने अभी आपको ऊपर बताई 11, और व्यंजन जो हमारे 33 थे, ये का से मतलब हा तक थे, और इसमें भी बहुत अन्य पार्ट थे, जैसे संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े, उच्चिष्ट व्यंजन पढ़े, तो उनकी भी हम धज्जियाँ आके तोड़ेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्वर की। तो देखिए स्वरों को किस प्रकार तोड़ा गया है। तो स्वर देखिए ह्रस्व स्वर हो गए या दीर्घ स्वर हो गए। तो ह्रस्व स्वर को भी, ह्रस्व स्वर मतलब छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋढ़ हो गया, और ये बड़ा से आओ तक, यानी ये 7 हो गए इनकी संख्या, और इनकी संख्या 4 हो गया। डायरेक्ट आपसे पूछा था कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो ये 4 हो गए, और दीर्घ स्वर 7 हो गए। देखिए ये एक मतलब हेडिंग टाइप का था, इसको हम डिस्क्राइब पढ़ रहे हैं अभी आगे। ठीक है, अब स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो स्वर का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। जैसे देखिए मात्रा के आधार पर, जीभ, ओठ, नाक और मुख के आधार पर, मतलब आधार पर। जैसे मात्रा जब जीभ के आधार पर बोलेंगे, ओठ के आधार पर बोलेंगे, तो स्वर कितने प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मात्रा के आधार पर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर जो स्वरों की संख्या होगी वो 3 होगी, और वो स्वर कौन से होंगे। पहला स्वर होगा ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर मतलब ह्रस्व को आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ह्रस्व पूछता है, और कभी कभी ये लघु स्वर भी पूछ लेता है। तो ह्रस्व पूछे या लघु पूछे, दोनों का मतलब एक है। इनकी संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर पूछेगा तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन, छोटा, यानी इसमें छोटा, जिसमें छोटा वर्ड होता है वो आएंगे। छोटा, छोटी, छोटाऊ, देखिए सब में छोटा आया ना, छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋढ़। और ध्यान रखिएगा ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या इसी को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक मात्रा होती है, तो इसी को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा एक मात्रिक स्वरों की संख्या 4 होती है, यानी इसके 3 नाम हो गए, या तो ह्रस्व स्वर कहेगा, या तो लघु स्वर कहेगा, और या एक मात्रिक स्वर कहेगा। तीनों का मतलब यही हुआ है। तो इनकी संख्या 4 होती है, छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋढ़। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ का मतलब आपको पता ही होगा कि दीर्घ मतलब बड़ा होता है, और इसी को हम गुरु स्वर कहते हैं, क्योंकि गुरु मतलब भी बड़ा होता है। तो दीर्घ या गुरु, और गुरु का मतलब 2 मात्रा होता है। तो ध्यान रखिएगा ये एक मात्रिक स्वर था, और ये द्विमात्रिक स्वर है, यानी अब इसके भी 3 नाम हो गए। और 3 नाम कौन से हुए, एक द्विमात्रिक स्वर हुआ, एक दीर्घ स्वर कहो या गुरु स्वर कहो, और इनकी संख्या 7 होती है। कौन से हुए, तो यानी देखिए जो स्वर 11 होते हैं, और 11 में से 4 स्वर यहाँ हो गए, तो जो स्वर बचे हैं वो सब दीर्घ में चले जाएंगे। जैसे 4 यहाँ पर हो गए, तो जो बचे 7, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये आए, वो आओ, ये सब कहाँ हो जाएंगे, दीर्घ स्वर में चले जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम त्रैमात्रिक स्वर की। तो त्रैमात्रिक जो स्वर होता है वो मात्रा के आधार पर होता है। इसमें 3 मात्राएं होती हैं, जिस तरीके से हमने पढ़ा था एक मात्रिक स्वर, इसी तरीके से 2 मात्रिक स्वर, इसी तरीके से त्रिमात्रिक स्वर पढ़ा था। तो इनमें 3 मात्राएं होंगी। और ध्यान रखिएगा त्रिमात्रिक स्वर का उपयोग रामायण या महाभारत, मतलब जितने पुराने ग्रंथ हैं, आपको अक्सर ये लिखा दिखेगा। त्रिमात्रिक स्वर कैसा होता है, देखिए ऐसा अक्षर आपको बना दिखेगा। संस्कृत में भी ये अक्षर आपको बना दिखेगा। ये डा ऐसा नहीं होता है, ये तो डा हो गया, इसको ये नहीं रहेगा। देखिए ये ऐसा रहता है। जैसे आपको जब कहीं ओम लिखना हो, तो जो ओम सही तरीके से लिखेंगे, ये ओम ये गलत है। जो ओम सही उच्चारण हुआ ओम का, वो इस तरीके से ओम माना जाएगा। यानी जो ये वर्ड हुआ, इसी को प्लुत स्वर कहते हैं। और ध्यान रखिएगा प्लुत स्वर की संख्या 1 होती है। अब बात करेंगे हम और क्वेश्चन की, जो प्रीवियस ईयर से इसी से बनाकर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि सबसे उच्चारण में सबसे कम समय किसमें लगता है, तो ये एक मात्रिक स्वर है, तो सबसे कम समय इसमें लगेगा। फिर पूछा जाता है स्वर से दुगुना समय किसमें लगता है, तो ये 2 मात्रिक स्वर है, तो इसमें 2 गुना समय लगेगा। फिर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उच्चारण करने में समय किसमें लगता है, तो प्लुत स्वर, क्योंकि 3 मात्रा इसमें होती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा समय लगेगा। और डायरेक्ट पूछा जाता है कि
स्वर से 3 गुना समय किसमें लगता है, तो वो भी आंसर इसी में होगा कि पल्लव स्वर के उच्चारण में ही 3 गुना समय लगता है। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम जीवा के आधार पर, यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी जो चलती है ऊपर नीचे, ये जीभ के उच्चारण से कौन कौन से स्वर निकलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और देखिए इनको हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं अभी, क्योंकि ये आप लोग भूल जाते हैं, तो देखिए ट्रिक से कैसे बताएंगे हम। देखिए जो पहला होता है वो अग्र स्वर होता है। देखिए अब अग्र में देखिए आप जीभ के आधार पर, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं इसको, जीभ के आधार पर थोड़ा जूम, रुक जाइए। तो जो जीभ के आधार पर जो स्वर होता है, ध्यान रखिएगा, जो जीभ के आधार पर स्वर होता है ये अग्र स्वर होता है। पहला स्वर अग्र स्वर की बात कर रहे हैं, तो अग्र स्वर में आपको दिख रहा होगा कि गा में नीचे रा लगा है। देखिए हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं। अब देखिए अग्र लिखा है तो गा में देखिए नीचे रा लगा है। तो ध्यान रखिएगा कि अग्र स्वर की पहचान सबसे बड़ी ये है कि अग्र स्वर कौन हो गए, छोटी हो गई, बड़ी ये आए हो गए। तो अग्र स्वर में ये आपको डंडी नीचे दिखेगी, क्योंकि गा में नीचे एक रा लगा है ना, तो जिसमें पड़ी डंडी नीचे आपको दिखेगी जो आगे की ओर झुकी हो, वो अग्र स्वर हो जाएंगे। जैसे छोटी बड़ी में भी डंडी ये गिरी है, फिर ये लिखेंगे तो ये में भी ये डंडी गिरी हुई है, और आए लिखेंगे तो आए में भी ये डंडी आगे की ओर गिरी हुई है। तो ये डंडी आगे की ओर गिरी हुई है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे अग्र स्वर। ध्यान रखिएगा, अग्र स्वर के जो सबसे बड़ी पहचान की है यही डंडी है, कि जिसमें ये डंडी आगे की ओर आपको झुकी हुई दिखेगी वो अग्र स्वर हो जाएंगे। जैसे छोटी में ये देखिए, छोटी में ये डंडी आगे की ओर झुकी दिख रही है तो ये अग्र स्वर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से बड़ी में दिख रहा है तो ये भी अग्र स्वर हो जाएगा। इसी तरीके से ये में दिख रहा है, ये भी अग्र स्वर हो जाएगा। और आय में ये डंडी दिख रही है तो ये भी अग्र स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य स्वर की। तो देखिए जो मध्य स्वर होगा वो सिर्फ छोटा आई होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा जो मध्य स्वर की बात है तो छोटा आ वो मध्य स्वर होता है। अब जो बचे वो पश्च स्वर हो गए। देखिए स्वर में देखिए अग्र स्वर आपको याद हो गया और मध्य स्वर याद हो गया। अब जो बचे वो क्या हो गए, पश्च स्वर हो गए, ऋण को छोड़कर। और पश्च स्वर में आप एक बात और याद रखिएगा कि जो मध्य स्वर में हो गए, ये छोटा मध्य स्वर में आ गया, तो छोटा आ को छोड़कर, फिर से ध्यान रखकर सुनिए कि छोटा आ को छोड़कर जिसमें आगे 3 जैसी आकृति दिख रही है वो सब पश्च स्वर हो जाएंगी। देखिए जैसे बड़ा आ में 3 बन रहा है, छोटा ऊ में भी 3 बन रहा है, बड़ा ऊ में भी 3 बन रहा है, वो में भी 3 बन रहा है, आऊ में भी 3 बन रहा है। तो छोटा आपको तो पता होगा कि छोटा आ तो पश्च स्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटा मध्य स्वर हो गया। तो छोटा आ को छोड़कर जिसमें 3 जैसी आकृति आगे बनेगी वो सब पश्च स्वर हो जाएंगे। और अग्र स्वर की हमने आपको एक ट्रिक बताई है कि जिसमें नीचे डंडी, ये अग्र में आधा रा लगा हुआ है, तो जिसमें डंडी नीचे पड़ी दिखेगी आपको, वो चारों हो गए अग्र स्वर हो गए। अब ओठ के आधार पर हम पढ़ लेते हैं आवृतमुखी और वृत्तमुखी। देखिए जब ओठ के आधार पर जब मतलब ओठ घूम जाता है और ओठ नहीं घूमता तो आवृतमुखी और वृत्तमुखी, तो आप इसको मतलब डायरेक्ट याद कर लीजिए। और सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ट्रिक अच्छा भी नहीं होता। तो इसमें देखिए छोटा हो गया और बड़ा हो गया, तो देखिए ये हो गए आवृतमुखी, और इसमें छोटी ई और बड़ी ये आए, इतने हो गए आवृतमुखी। यानी इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है कि छोटी ई बड़ी, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, और ये आए, ये क्या हो गए ओठ के आधार पर। अब देखिए ओठ के आधार पर वैसे तो यहाँ पर होना चाहिए तो वृत्तमुखी, यानी जिसमें वृत्त जैसा बन रहा हो, लेकिन देखिए अब आप जब बोलेंगे तो ऊ, यानी जिसमें आपका मुंह ऐसे बन जाएगा। देखो ऊ ऊ वो बोलेंगे तो आपका मुंह देखिए ऐसे गोले की तरीके से बन जाएगा। आप बोलकर उच्चारण करके भी देख सकते हैं। तो जब बोलेंगे तो इसमें वृत्त जैसा बन जाता है, और जब आप छोटा बड़ा कहेंगे तो इसमें मुंह खुल जाता है। तो ये आवृतमुखी हो गया और ये वृत्तमुखी हो गया, क्योंकि इसमें मुंह आपका बंद हो जाता है। और अगर ट्रिक से थोड़ा बहुत याद करना हो तो देखिए याद रखिए, आवृतमुखी में छोटा बड़ा याद रखिए क्या कि ये आवृतमुखी में हो गए, और फिर जो बचे छोटी बड़ी ये आए, और जिसमें फिर इसी तरीके से याद रखिए जिसमें 3 जैसी आकृति हो वो सब वृत्तमुखी हो गए। किसको छोड़कर, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर। क्यों, क्योंकि ये आवृतमुखी में चले गए, और जिसमें जितने भी हैं 3 जैसी आकृति है वो सब किस में आ गए, वृत्तमुखी में आ गए। देखिए अभी जब लास्ट रिवीजन हम कराएंगे तो चीज़ें आपके माइंड में सेटअप हो चुकी होंगी। तब तक सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं विवृत स्वर में और अर्धविवृत स्वर में। तो देखिए इस ट्रिक के माध्यम से इसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़िए विवृत स्वर। देखिए विवृत, मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए जब यहाँ पर हम वृत्त की बात करेंगे जिसमें वी शब्द जुड़ा होगा, देखिए वी मतलब विशाल होता है,
मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ट्रिक से मैं बताने जा रहा हूँ। वी मतलब विशाल हो गया, और देखिए वी यहाँ पर भी लिखा है तो वी मतलब विशाल हो गया। देखिए नीचे यहाँ पर वी नहीं जुड़ा है किसी में, इसमें डायरेक्ट वृत्त लिखा है, लेकिन जब इसमें वी जुड़ा हुआ है कि विवृत्त और देखिए अर्धवृत्त, अब हमारे भावनाओं को समझ रहे होंगे। देखिए इसमें विवृत्त जुड़ा हुआ है और इसमें भी विवृत्त जुड़ा हुआ है, तो वी मतलब विशाल हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये कोई विशाल वृत्त की बात कर रहा है, मैं ट्रिक से बताने जा रहा हूँ, ऐसा शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो। तो विवृत्त यानी विशाल चीज़ कोई है। तो छोटा और बड़ा में विशाल कौन होता है, तो आप कहेंगे बड़ा होता है। छोटा और बड़ा में विशाल कौन होगा, बड़ा होगा, तो ये विवृत्त में चला जाएगा। और बड़ा विवृत्त में चला गया तो बड़ा से थोड़ा सा छोटा बताइए आप, बड़ा से ये भी विशाल है क्योंकि इसमें वी जुड़ा हुआ है, वी जुड़ा हुआ है ना। तो वी का हमने आपको मतलब बताया कि जिसमें वी जुड़ा हुआ है उसका मतलब विशाल हो गया, लेकिन इसमें पूरा वी जुड़ा हुआ है कि पूरा वी, तो पूरा बड़ा, इसमें बड़ा सिर्फ आ जाएगा। और ये अर्धविवृत्त यानी आधा हो गया। वृत्त विवृत्त तो है यानी विशाल अभी भी है, ये वी जुड़ा हुआ है, लेकिन अर्धविवृत्त हो गया यानी आधा हो गया। तो बड़ा का आधा क्या हो गया, छोटा हो गया। अब देखिए छोटा तो बच्चों को ये बहुत जल्दी याद हो जाता है कि इसमें बड़ा हो गया तो ये विवृत्त था, और तो अर्धविवृत्त करेंगे तो छोटा इसमें आ जाएगा। अब ये बच्चे भूल जाते हैं ये और यहाँ पर ये, इन दोनों में भूल जाते हैं कि इनमें कौन है इनमें कौन है। तो देखिए हमने क्या बताया कि वी का मतलब विशाल हो गया। तो देखिए अब कौन से अक्षर आपके दो बचे, एक ये बचा। अब स्वर में बात करेंगे, इनको लेंगे हम। ये बच्चे भूल जाते हैं कि ये अर्धसमृद्ध में लेंगे कि अर्धविवृत्त में लेंगे। तो हमने अभी आपको बताया था कि वी का मतलब विशाल होता है। तो देखिए इन दोनों में विशाल कौन है, ये और आय में बड़ा कौन है, यानी वी वृत्त का मतलब विशाल इसमें लेना है। तो वी विशाल यानी बड़ा मात्रा वाला ये है, तो बड़ा मात्रा वाला इसमें ले लेंगे हम। ध्यान रखिएगा वी जुड़ा है तो उसमें हम बड़ा मात्रा वाला ही लेंगे। और फिर इन वो और आओ में कौन विशाल है, तो आप कहेंगे आओ विशाल है, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, माफ़ करिएगा यहाँ पर आओ होना चाहिए, एक मात्रा और होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा। तो इसमें छोटा हो गया, आए हो गया और आओ रहेगा यहाँ पर। अब देखिए फिर हम आपको ट्रिक को रिवाइज कर देते हैं। देखिए वी वृत्त का बात करेगा, यानी वी मतलब विशाल होता है, वी से विशाल होता है तो बड़ा होता है छोटा, और बड़ा में कौन बड़ा होगा, बड़ा, तो बड़ा यहाँ पे ले लेंगे। फिर विवृत्त का आधा अर्ध हो गया, यानी विवृत्त का आधा हो गया तो बड़ा का आधा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ये वी जुड़ा हुआ भी यानी विशाल अभी भी है ये, तो विशाल यानी ये और आय में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे आय बड़ा है, तो आय को ले लेंगे यहाँ पर। और वो और आओ में कौन बड़ा है, तो वो और आओ में आओ बड़ा है, तो यहाँ पर हम आओ ले लेंगे, यहाँ पर डबल मात्रा होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आओ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम समृद्ध और अर्धसमृद्ध की। तो देखिए समृद्ध और अर्धसमृद्ध को एक ट्रिक से याद रखिए, याद रख लीजिए सुई, क्या याद रखिए, सुई। अब सुई याद रखेंगे आपको तो ट्रिक से आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे सुई। अब देखिए सुई में सा से समृद्ध हो गया, सुई में सा से समृद्ध हो गया। और देखिए छोटाऊ की मात्रा लगा है तो ध्यान रखिएगा छोटाऊ जहाँ रहेगा वहाँ बड़ाऊ भी रहेगा, तो सुई में सा से समृद्ध हो गया और छोटाऊ का मात्रा लगा है तो जहाँ छोटाऊ रहेगा वहाँ बड़ाऊ भी रहेगा। अब देखिए ये छोटाऊ बड़ाऊ हो गए और सा से समृद्ध हो गया, और यहाँ पर छोटी ई बना हुआ है। देखिए पहले छोटी ई बना हुआ है तो यानी समृद्ध में छोटी ई भी रहेगा, और फिर बड़ी की मात्रा लगा है यानी बड़ी भी में रहेगी। तो देखिए हमने ट्रिक आपको क्या बताइए समृद्ध के लिए। समृद्ध के लिए सबसे आसान है कि आप ट्रिक याद रखिए, क्या याद रखिएगा, सुई याद रखेंगे। अब सुई से कैसे याद होगा, देखिए आप जब देखेंगे समृद्ध को तो देखिए याद रखेंगे कि सा से सुई हो गया, छोटाऊ की मात्रा लगी है तो छोटाऊ लिख लेंगे, और जहाँ छोटाऊ जैसी आकृति दिखेगी तो छोटाऊ लिखेंगे, तो छोटाऊ के साथ बड़ाऊ भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए छोटी इसमें लिखा, बड़ी लिखा है तो पहले तो छोटी ही बना तो छोटी ही लिख लेंगे, और फिर बड़ी की मात्रा बनी है तो बड़ी की मात्रा भी लिख लेंगे, यानी ये सुई से आपको ट्रिक से याद हो गए। अब देखिए चूँकि हमने आधा से ज़्यादा पहलुएं आपको ऊपर ही बता दी थी, अब अर्धसमृद्ध की बात करेंगे। देखिए इसमें कोई वी शब्द आगे नहीं जुड़ा हुआ है, तो यानी इसमें विशाल वाला हम नहीं लेंगे। तो देखिए अभी हमने ऊपर आपको बताया था, क्या बताया था, दो अक्षर बताए थे, चार अक्षर ये बताए थे और ये बताए थे, और एक ये अक्षर बताए थे और ये अक्षर बताए थे। देखिए ये दोनों किस में आते हैं, ये अर्ध वाले में ही आएंगे, इसमें भी अर्ध था इसमें भी अर्ध था। अब दो अक्षर इसमें में से ऊपर चले आते हैं, दो अक्षर नीचे चले आते हैं। तो देखिए अर्ध समृद्ध यानी इसमें विशाल तो जुड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ समृद्ध लिखा हुआ है, तो विशाल वाला यानी बड़ा हो गया तो ये ऊपर चला गया, माफ़ करिए ये हो गया, ये आए हो गया, और ये वो हो गया, और ये आओ हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे कि विशाल कौन है दोनों में, तो आप कहेंगे कि ये वाला बड़ा है, इसमें इन दोनों में ये मात्रा बड़ा है और नीचे इन दोनों में ये मात्रा बड़ा है, तो ये दोनों तो विशाल हो गए तो अर्धविवृत्त में चले गए।
अब बचे कौन, तो छोटे मात्रा वाले बचे। तो छोटे मात्रा वाले कौन से बचे, तो छोटे मात्रा वाले बचे ये और वो, ये इसमें चले आएंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर आपने पढ़ा है इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है, यहाँ पर डबल मात्रा होनी चाहिए, यानी ये आओ लिखा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए ये क्वेश्चंस वैसे कहीं पूछ लिया जाता है, आप सिर्फ ये याद रखिए कि जब नाक और मुंह के आधार पर पूछेगा तो इस तरीके से नहीं पूछेगा। अगर अनुनासिक पूछता है तो देखिए अनुनासिक यानी जब नाक से आवाज़ नहीं निकलेगी तो यानी देखिए नाक से नहीं निकला, जब ऊपर बिंदी आपको चांद बिंदी जैसी आकृति दिखेगी तो ध्यान रखिएगा कोई भी कहीं भी अगर चांद बिंदी ऊपर लगा देता है तो यह अनुनासिक हो जाएगा। अगर चांद बिंदी नहीं लगाएगा डायरेक्ट पूछेगा तो यह निरुनासिक हो जाएगा। समझेंगे, अनुनासिक थोड़ा माफ कीजिएगा। अगर चांद बिंदी लग रहा है तो ये नाक से आवाज़ निकलेगी। तो ये आप सब ये मत याद रखिए कि नाक से कब आवाज़ निकलेगी, सीधा आप याद रखिएगा कि अगर चांद बिंदी कहीं आपको दिख रही है, चांद बिंदी ऊपर दिख रही है तो ये अनुनासिक हो जाएगी। और अगर चांद बिंदी नहीं दिख रही है, देखिए नी से नहीं होता है और ना से इसमें निर लिखा हुआ है ना, तो यानी ना से याद रखिएगा कि नहीं है, यानी अगर चांद बिंदी नहीं है तो वो निर्नासिक हो गई। अगर चांद बिंदी कहीं दिख रहा है तो वो अनुनासिक हो जाएगी। बस यहाँ काम खत्म, इसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं। अब देखिए व्यंजन हमने जितने पढ़े हैं उन व्यंजनों का पोस्टमार्टम करते हैं हम यहाँ पर। तो जो व्यंजन हमने पढ़े, देखिए हमने व्यंजन पढ़े थे उसमें का से लेकर और हमने जितने भी व्यंजन पढ़े थे देखिए सबको हम डीपली पढ़ लेते हैं। तो का खा गा घा गा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा डा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा, और फिर हमारे आप कहेंगे कुछ अक्षर बच गए जैसे या रा ला वा, तो ये सब भी लिखे हुए हैं आगे, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो का से मा तक अक्षर होते हैं, देखिए का से मा तक के अक्षर, देखिए इसमें ऊपर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। देखिए ये एक वर्ग बना रहे हैं 5 5 का, देखिए 25 अक्षर हैं और ये एक वर्ग बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनको स्पर्श वर्गीय व्यंजन कहते हैं। यानी डायरेक्ट पूछता है कि स्पर्श वर्गीय व्यंजन कौन होते हैं, तो का से मा तक के जो अक्षर होते हैं वो स्पर्श वर्गीय व्यंजन होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 5 5 अक्षर होते हैं, तो टोटल ये 25 अक्षर हो गए। डायरेक्ट पूछा था स्पर्श वर्गीय व्यंजनों की संख्या, तो 25 याद रखिएगा। का से मा तक जो व्यंजन होंगे वो स्पर्श वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि माँ के आगे जैसे पाफा ब मा फिर या रा ला वा आता है। तो देखिए जो या रा ला वा बचे, या रा ला वा, ये जो या रा ला वा बचे इनको उच्च अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो जो हमारे बचे या रा ला वा, ये क्या हो गए, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। तो या रा ला वा ये हमारे हो गए अंतस्थ व्यंजन। फिर इसके आगे या वाली लाइन खत्म हो जाएगी, फिर क्या बचेगा, सा वाली लाइन। तो ये तो हो गए अंतस्थ व्यंजन। और फिर बचा हमारा ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या हो जाएगा, तीनों सा हो जाएंगे, लाइन से हो जाएंगे, सा सा और फिर हा होता है, तो सा हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। अब डायरेक्ट पूछता है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो 4। तो या वाली लाइन जो या रा ला हुआ हुए वो अंतस्थ व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन सा हा हो गए। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन से हो गए, ये तो आपने छोटा बड़ा में पढ़ा होगा, क्योंकि ये तो छोटा बड़ा में यूज हो जाते हैं उसी समय, जैसे छा हुआ, त्रा हुआ और ज्ञा हुआ, ये छोटा बड़ा में उसी समय यूज हो जाएंगे जब आप वर्णमाला लिखेंगे। लेकिन ये अक्षर आप छोटा बड़ा में बहुत कम ये अक्षर छोटा बड़ा वर्णमाला में नहीं देखते होंगे। क्यों, क्योंकि ये अक्षर अलग से जोड़ा जाता है। जब आपको वो नर्सरी वाली किताब मिलेगी तो उसमें ये अक्षर नहीं मिलेगा, लेकिन काउंटिंग में जब 52 जोड़ेंगे तो उसमें ये अक्षर जोड़ा आता है। इस अक्षर को स्रा पढ़ते हैं। ये अक्षर तो मिल जाता है छत्रज्ञा, तो एक अक्षर जो संयुक्त व्यंजन में छत्रज्ञा हो गया। और ये स्रा जब आप श्रीमती लिखते हैं या श्रीमान लिखते हैं तो इसी स्रा का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये अक्षर ये स्रा है और ये संयुक्त व्यंजन में आता है। अब 2 अक्षर हमारे और बचे जो उच्छिप्त व्यंजन कहलाएंगे। अब जो हमने ऊपर आपको बता दिए थे, जैसे ये डा है और ये ढा है, इसको उच्छिप्त मत कहिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सीधे इसमें ऊपर आ गया तो ये स्पर्श वर्गीय व्यंजन है, ये उच्छिप्त व्यंजन नहीं है डा और ढा। उच्छिप्त व्यंजन कब हो जाएंगे, जब नीचे बिंदी आपको दिख जाएगी तब ये उच्छिप्त व्यंजन हो जाएंगे। जैसे पापड़ में ये उच्छिप्त व्यंजन आएगा, इसी तरीके से जब पढ़ाई लिखेंगे तब ये उच्छिप्त व्यंजन आएगा। और जो ये डा है ये जब आप कहीं लिखेंगे डमरू लिखेंगे तब ये डा आएगा, और ये जो ढा हुआ ये आप जब लिखेंगे ढक्कन तब ये ढा का उपयोग होगा। तो ध्यान रखिएगा ये हो गए हमारे उच्छिप्त व्यंजन।
अब बात करेंगे हम नासिक के व्यंजन की। देखिए आप यहाँ पर याद रखिएगा, जो हमारे पंचमा अक्षर कहा जाता है जिनको, तो पंचमा अक्षर जो ये लाइन हुई नहीं, इसी को पंचमा अक्षर कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा माना था कि ये सबसे लास्ट के 1 2 3 4 5वां, जो 5वां अक्षर हर रो का होता है उसी को पंचमा अक्षर कह देते हैं। 1 2 3 4 5वां अक्षर है तो इसीलिए इसको पंचमा अक्षर कह दिया जाता है। यानी हर पंक्ति का लास्ट वाला, अस्पर्श वर्गीय पंक्ति का लास्ट वाला अक्षर जो होते हैं पांचों, इनको पंचमा अक्षर कहा जाता है। अंगा, इया, अड़ा, ना और मा को, ये क्या हो गए? ये पंचमा अक्षर हो गए और इन्हीं को नासिक व्यंजन भी कह दिया जाता है। देखिए जब पंचमा अक्षर पूछेगा आपसे, तो जब पंचमा अक्षर पूछेगा तो अंगा, इया, अड़ा, ना, मा हो गए, इन्हीं को नासिक व्यंजन कह दिया जाता है। अब पार्श्विक व्यंजन की बात करेंगे। देखिए डायरेक्ट पूछा था कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, तो देखिएगा जो ला होता है, याद रखिएगा कि ला पार्श्विक व्यंजन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पार्श्विक व्यंजन कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा जो ला होता है ये पार्श्विक व्यंजन होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लुंठित व्यंजन की। देखिए जो रा होता है, जब आप रा बोलेंगे रा तो जीभ लुढ़क जाती है, इसीलिए कहेंगे इसको लुंठित व्यंजन। और ध्यान रखिएगा डायरेक्ट पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो रा कहेंगे। जब पार्श्विक व्यंजन पूछेगा तब ला कहेंगे। और ध्यान रखिएगा लुंठित व्यंजन का एक और नाम है, इसी को परकंपित व्यंजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप रा बोलेंगे तो जीभ लुढ़क जाएगी या कंपन जीभ में होगा, इसीलिए इसको परकंपित व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा था, अस्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो जो हमारी चा, छा, जा, झा है, इसको व्यंजन में अस्पर्श संघर्षी व्यंजन कह दिया जाता है। अब हमारी आ गई एक जो लास्ट रो बची है, उसमें बची आगत ध्वनि क्या हो गई। तो आगत ध्वनि देखिए, जब आप कहेंगे कहीं लिखा देखते होंगे 2 बूंद जिंदगी की, ये जब पोलियो का टीका होता था तो उसके प्रचार में लिखा था है 2 बूंद जिंदगी की। तो यहाँ पर जा के नीचे ऐसी आपको दिखती होगी जिंदगी की। जब मैंने पहली बार देखा था वर्णमाला, मतलब मैं उस वर्णमाला नहीं पढ़ा था, मैं ये शायद चौथी पाँचवीं में था तो इतना डीपली नहीं पढ़ा था। तो मैं सोच रहा था जो ये बिंदी रखा है, ये मतलब कहीं गलती से बिंदी इन्होंने रख दिया है। लेकिन मैंने बहुत जगह देखा तो मैं सोच रहा था कि फिर ये शायद ये जो बूंद लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पर बूंद बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बिंदी यहाँ पर रखा गया है, इसके वजह से ये जा जो है अपनी कह देंगे रूप खो देता है। यानी ये जा यहाँ पर शायद आगत ध्वनि हो गया, तो शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये शायद फारसी भाषा, ये चलिए उस पर हम किसी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो देखिए जब आपको नीचे बिंदी कहीं मिल जाएगी तो ये आगत वर्ड होता है। देखिए जब जिंदगी आप कहीं भी आप लिखा देखेंगे तो नीचे बिंदी देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये जिंदगी यही सही है और ये दर्शाता है कि ये आगत वर्ड है। तो आगत वर्ड कितने होते हैं? तो आगत वर्ड हमारे का, खा, गा हो गए और फिर जा और फा हो गए। अगर आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, रखना चाहते हैं कि हमारे आगत वर्ड कितने हो गए, तो आप याद रखिए, कोई ट्रिक बना लीजिए। क्या ट्रिक बन सकता है? आप इसको ट्रिक याद बना लीजिए कि कागज, मैं ट्रिक बना रहा हूँ आगत वर्ड की आपके। अगर आगत वर्ड याद करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कागज, फाक। देखिए मैंने आपके लिए ट्रिक बनाया है। अगर आप आगत वर्ड का याद करना चाहते हैं कि आगत वर्ड कौन है, भूल जाते हैं, तो देखिए जब एग्ज़ाम में कोई एग्जामिनर आ जाता है और मान लीजिए आप नकल कर रहे हैं और एग्जामिनर कोई पहुंच गया, आपके हाथ में क्या है? कागज़ है, तो आप क्या कर लेंगे? आगत यानी कोई आ गया, ट्रिक से रिलेट करके भी याद रखिए, आगत यानी कोई आ गया। तो जब कोई एग्जामिनर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? कागज़ को फाँक लेंगे। तो आगत की जब बात हुई यानी आ गया, तो आप क्या करेंगे? कागज़ को फाँक लेंगे। अब यहाँ पर देखिए का हो गया, देखिए यहाँ पर अब बड़ा मात्रा हम नहीं लेंगे, यहाँ पर का हो गया, जितने अक्षर दिख रहे होंगे, का हो गया, फिर गा हो गया और फिर जा हो गया। देखिए का, गा, जा हो गया और फिर फाक में फा आ गया और फिर क्या आ गया? फाक लिखी है ना, कागज फाक, कागज फाक, तो फिर खा आ गया। यानी अब ये हमारे हो गए। और सिंपली भी याद रख सकते हैं का, खा, गा, जा, फा। और अगर ट्रिक से याद रखेंगे तो कागज फाक, फाक इस तरीके से लिखेगा, बस एक फा हो जाएगा, एक खा हो जाएगा, कागज में का, गा और जा हो जाएगा। ये हमारे हो गए आगत वर्ण। अब बात करेंगे हम उच्चारण स्थान की, और ये बच्चों को कठिन टॉपिक लगता है, तो थोड़ा इसका हम अच्छे से अध्ययन कर लें। उच्चारण स्थान यानी उच्चारण स्थान क्या होते हैं? तो देखिए जब आप
यहाँ पर का से मा जो हमने स्पर्श वर्गीय व्यंजन बताया था, ये एक वर्ग बना रहे हैं। और जब वर्ग बना रहे हैं तो मतलब इनके उच्चारण स्थान को देखा जाएगा। तो देखिए जब ये जो अक्षर जिससे शुरू होते हैं वो वर्ग, जैसे ये का से शुरू होगा तो इसको हम कहेंगे का वर्ग पहले वाली लाइन को। दूसरा वर्ग चा से शुरू हो रहा है तो इसको हम चा वर्ग कहेंगे। तीसरा टा से शुरू हो रहा है तो इसको टा वर्ग कहेंगे। और जो चौथा ता से शुरू हो रहा है तो ता वर्ग। और पांचवा जो पा से शुरू हो रहा है तो इसको पा वर्ग कहेंगे। लेकिन इसके अलावा इसका उच्चारण स्थान और है, उसको क्या कहेंगे? देखिए जो इसका उच्चारण स्थान होता है, अब डीपली हम पढ़ते हैं। ये तो का वर्ग, ये वर्ग के हिसाब से हो गए। और देखिए जो इसका सही उच्चारण स्थान होता है, जैसे देखिए जो का होगा, देखिए हमने एक ट्रिक लिख दी है ऊपर, KTM2, यानी KTM2 ट्रिक याद रखिएगा। अब क्या पूछेगा आपसे, कैसे पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन? के से हो गया, यहाँ पर क्या होता है? कंठ होता है। के से होगा कंठ, टी से होगा तालु, और यम से होगा मूर्धा। थोड़ा स्लाइड हम जो पेन का है वो पतला कर लें। देखिए के से यहाँ पर जो हो गया, क्या हो गया? कंठ हो गया। टी से तालु हो जाएगा। यम से मूर्धा हो जाएगा। डी से दंत हो गया। और वो से ओष्ठ हो गया। यानी के से कंठ हो गया, टी से तालु हो गया, यम से मूर्धा हो गया, डी से दंत हो गया, वो से ओष्ठ हो गए। ये हमारे उच्चारण स्थान हो गए। अब जैसे कहीं पूछेगा कि गा का उच्चारण स्थान क्या है, तो गा किस उच्चारण में आया? कंठ में आया है। ये पूरी लाइन हम कंठ में पढ़ेंगे, ये पूरी लाइन कंठ में। इसी तरीके से ये लाइन मूर्धा में पढ़ेंगे, ये लाइन दंत में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए अब देखिए के से क्या हो गया? कंठ, टी से तालु, यम से मूर्धा, डी से दंत, वो से ओष्ठ। अब ये जो पा वाली लाइन पढ़ेंगे, इसमें जो जितने सामने के अक्षर होंगे इनको ओष्ठ पढ़ेंगे। इसमें जो डी के सामने है, डी से दंत होगा तो इसको दंत कहेंगे। यम है तो यम के सामने मूर्धा कहेंगे इसको। और टी है तो टी के सामने तालु कहेंगे। और के है तो के सामने कंठ कहेंगे। अब डायरेक्ट पूछा, मान लो आपसे पूछ लिया कि धा का उच्चारण स्थान बताइए, तो धा किसके सामने है? KTM, आप कहीं भी लिख लीजिए, KTM दो लिख दीजिए। फिर ये का वाली लाइन हो गई, ये फिर चा वाली लाइन हो जाएगी, फिर ये टा हो गया। फिर याद रखेंगे जब ता था दा धा ना, यानी ये डी के सामने आया तो डी के सामने दा आया, तो डी के सामने डी से क्या होता है? दंत। यानी आप कहेंगे डा, जो धा है उसका उच्चारण स्थान दंत है। यहाँ से आप याद रखेंगे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये तो उच्चारण स्थान बच्चों को पते हो जाते हैं इजी तरीके से। और ऐसा नहीं कि ये पूछे नहीं जाते, ये पूछे जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उच्चारण स्थान पूछा जाता है वो व्यंजन का कम पूछा जाता है। जो ये स्वर बच गए हैं, इन स्वरों का पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को जल्दी याद नहीं होता। तो ये हमने एक टीचर से सीखी है, तो उन्हीं की विद्या मैं आपको बता रहा हूँ। ये उच्चारण स्थान वाला ट्रिक है, ये मैंने खुद नहीं बनाई है, ये मैंने सर से सीखी है, तो मैं वही बता रहा हूँ। अब देखिए ये उच्चारण स्थान, ये तो सिंपल याद होगा, सब बच्चों को याद होता है। KTM2 लिख देते हैं बस। के सामने कंठ हो गया, टी के सामने पूरी लाइन ताल हो गया, यम के सामने मूर्धा हो गया, डी के सामने दंत, वो के सामने ओष्ठ। लेकिन जो ये लाइन बची है ये बच्चों को नहीं याद होती है, तो ध्यान रखिएगा ये लाइन भी याद करने का आसान तरीका है। जैसे ये के लिखा तो आपने ये पूरा कंठ हो गया, ये पूरा तालु हो गया, ये पूरा मूर्धा हो गया, ये पूरा दंत हो गया, ये पूरा ओष्ठ हो जाएगा। लेकिन जो चैलेंज है हमारे सामने कि ये हमको कैसे याद होगा कि पहले लाइन में ये है, पहले लाइन में ये है, तो ये है। तो ये देखिए कैसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखिए आप याद रखिएगा कि जो पहले लाइन में अक्षर जो लिखेंगे हम, वो विवाह लिखेंगे। पहले लाइन में जो के सामने अक्षर लिखेंगे, यानी कंठ वाले लाइन में लिखेंगे वो विवाह। अब विवाह से अक्षर हम कैसे बनाएंगे? देखिए आप पहले अक्षर लिख दीजिए विवाह, यानी याद रखिएगा ट्रिक से, मैं ये ट्रिक है विवाह, ये कोई लिखना नहीं है आपको। आप इसके जरिए से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जब आप लिख देंगे विवाह, तो देखिए विवाह में क्या आया? पहले आप यहाँ पर बड़ा की मात्रा देखिए, बड़ा का मात्रा आया ना विवाह में, तो याद रखेगा कि यहाँ पर जो छोटा, जब बड़ा आ गया, बड़ा लिख लेंगे हम। क्योंकि विवाह में बड़ा का मात्रा आया, यानी एक लड़के का विवाह है तो विवाह में बड़ा का मात्रा आया, तो बड़ा आ लिख लेंगे हम ऊपर वाली लाइन में। और बड़ा आ जब आपने लिखा, देखिए जब बड़ा आ लिखा तो बड़ा आ में छोटा आ छिपा हुआ है कि नहीं? आगे छिपा हुआ है, तो छोटा आ भी लिख लेंगे, यानी छोटा आ और बड़ा आ ऊपर लाइन में आ गया। और विवाह में देखिए फिर हा आया ना, तो हा भी लिख लेंगे हम। और आगे वी आया है, तो वी का मतलब विसर्ग होता है। वी का मतलब क्या होता है? विसर्ग। और जो ये आहा है ये विसर्ग है। तो देखिए आहा जो हमने ऊपर अभी आपको बताया था कि 2 अयोग वाह होते हैं। अयोग वाह कौन से बताए थे हमने? एक अंग बताया था और एक आहा बताया था। ये क्या हो गए? ये दोनों अयोग वाह हो गए। और अयोग वाह के बाद भी इनको स्पेशली नाम दिया जाता है।
अयोग वाह में जो ऊपर वाली एक बिंदी है इसको विसर्ग कहा जाता है, नहीं इसको क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। देखिए ये दोनों तो हो गए अयोग वाह। अब अयोग वाह में दोनों का अलग अलग नाम है। इसका जो ऊपर एक बिंदी है इसका नाम कहा जाता है अनुस्वार, और जो पीछे दो बिंदी है इसको कहा जाता है विसर्ग। तो ये अनुस्वार हो गया, और अंग जो होता है ये अनुस्वार हो गया, और आहा जो होता है ये विसर्ग होता है। तो जो अब हमारी ट्रिक थी कि पहली लाइन में क्या लिखेंगे, तो पहले लाइन को हम रिलेट करेंगे विवाह से, तो वी आया पहले लाइन में, तो वी से विसर्ग हो गया, तो विसर्ग ये लिख दिया हमने। फिर देखिए वहाँ पर बड़ा मात्रा हुआ में बड़ा आ का मात्रा आया तो बड़ा आ लिख देंगे, और बड़ा आ में छोटा आ छिपा हुआ है तो छोटा आ भी लिख देंगे हम। और फिर यहाँ पर हा आया, तो हा आया तो हम हा भी लिख देंगे। ये विवाह वाली लाइन हमारी हो गई। फिर बात करेंगे हम ईएस की। तो ईएस में पहले क्या आया, देखिए जो विवाह है वो ईएस का है, यानी ये ईएस एक लड़का है, ईएस नाम है उसका। तो विवाह वाली जो ये पहली लाइन थी ये कंठ हो गई पूरी। और फिर ईएस का विवाह है, तो ईएस जब हम लिखेंगे ईएस लिखेंगे हम ईएस का विवाह, तो ईएस में पहले छोटी ई आया तो छोटी ई हमने लिख दिया। फिर इसके बाद बड़ी की मात्रा लगा है तो यानी छोटी के बाद बड़ी भी लिख देंगे। फिर या आया तो या भी लिख देंगे, और फिर सा आया तो सा भी लिख देंगे। यानी इसमें ईएस में कितने अक्षर दिख रहे हैं आपको, 4 अक्षर दिख रहेंगे। विवाह ईएस का छोटी ई आया, फिर बड़ी का मात्रा लगा है तो बड़ी भी लिख देंगे, फिर या आया तो या भी लिख देंगे, और फिर सा आया तो सा भी लिख देंगे। अब देखिए जब ईएस का विवाह है तो ईएस का विवाह था, लेकिन ईएस ऋषि बन गया। क्या बन गया, ईएस ऋषि बन गया। तो जब ऋषि आप बोलेंगे तो ऋण का उच्चारण नहीं आएगा, रा का उच्चारण आ रहा है। देखिए आप मुँह से बोलिए ऋषि तो रा आ रहा है ना, तो ऋषि इस तरीके से लिख लीजिए आप, ऋषि। ईएस क्या बन गया, ऋषि बन गया। तो ऋषि में रा आ गया, और सा ये है ना, तो ये वाला जो सा है ये भी ऋषि में आ गया। तो यानी ये रा आ गया, और ये सा से ऋषि में ये सा आ गया। तो देखिए क्या आपने 3 लाइन के अक्षर के सामने जो हो जाएगा, यानी कंठ के सामने विवाह है, विवाह में कौन सा अक्षर, विसर्ग हो गया, बड़ा आ हो गया, और बड़ा है तो छोटा और हा हो गया। फिर ईएस का है तो छोटी, और छोटी के बाद ऊपर बड़ी की मात्रा लगा तो बड़ी, फिर या और फिर सा हो गया। और फिर ये विवाह ईएस का, तो ईएस ऋषि बन गया, तो रा का उच्चारण और फिर सा हो गया। और जब ईएस का विवाह है, ईएस ऋषि बन गया, तो जब ऋषि आप देखे होंगे, जब ऋषि कोई बन जाता है तो जंगलों में तपस्या करता है, तो उनका शरीर कैसा हो जाता है, लाश जैसा दुबला पतला हो जाता है। तो याद रखिएगा ईएस का विवाह था ईएस का, तो वो ऋषि बन गया, और जब ऋषि बनने के बाद उसका शरीर कैसा हो गया, लाश जैसा। तो लाश में ला आया और सा आया, तो इसको हम चौथे लाइन में दिल लिख देंगे। यानी विवाह है ईएस का, ऋषि बन गया, लाश जैसा शरीर हो गया, तो ला और सा। अब जो ला और सा का उच्चारण स्थान होगा वो दंत होगा। और जब लाश जैसा शरीर बन जाएगा तो सब लोग उसको चिढ़ाएंगे, और चिढ़ाएंगे क्या कहते हैं, ऊ करके चिढ़ाएंगे कि ऊ। जो देखिए आप गांव में बच्चे कैसे चिढ़ाते हैं किसी को, ऊ चिढ़ाते हैं ना, तो ऊ चिढ़ा करके चिढ़ाएंगे। अब देखिए एक शॉर्ट वे में हम कैसे, थोड़ा फास्ट वे से इसको हम सीख लेते हैं। देखिए किसका विवाह है, देखिए विवाह है ईएस का, और ईएस का विवाह है तो वो ऋषि बन जाएगा, और ऋषि के बाद क्या बन जाएगा, जब ऋषि बन जाएगा तो उसका शरीर लाश जैसा हो जाएगा, और लाश जैसा से हो जाएगा तो सब ऊ करके चिढ़ाएंगे। विवाह में विसर्ग हो गया, बड़ा आ हो गया, और बड़ा आएगा तो छोटा आ भी आएगा और हा आएगा। ईएस में छोटी ई हो गया, और छोटी के बाद ऊपर बड़ी की मात्रा लगी है, फिर यह आया फिर सा आया। तो ये देखिए अब ये जो जिसके सामने लिखे हैं लाइन, वो ये कंठ है, तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कंठ हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये ताल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ तक ओष्ठ हो जाएगा। तो विवाह था ईएस का, ईएस ऋषि बन गया, ऋषि में रा का उच्चारण आया और फिर सा का उच्चारण आया, और इसी के बाद उसका शरीर लाश जैसा हो जाएगा, तो ला और सा आया, और फिर उसको लोग चिढ़ाएंगे ऊ, तो ऊ ओष्ठ में हो गया। ये उच्चारण स्थान हमारे हो गए ख़त्म। अब कुछ उच्चारण स्थान जैसे हमारे बच्चे, अब जैसे पूछेगा, ये तो आपको पता हो गया, जैसे आपसे पूछेगा आपकी, जैसे मान लीजिए इसमें कहीं पूछ लिया कि ला का उच्चारण स्थान कौन है, तो आप ये ट्रिक लिखेगा लाइन से, विवाह ईएस ऋषि लाश। अब यहाँ पर आप लिखिएगा KTM2, KTM2, तो के से कंठ, ताल हो गया, मूर्धा हो गया, और फिर डी यानी दंत के सामने लाश आया। तो ध्यान रखिएगा जो ला है ये किसके सामने आ जाएगा, ये दंत है हमारा, यानी ये दंत हो जाएगा ला हमारा। अब ला का उच्चारण पूछेगा तो देखिए ला किसके सामने आ रहा है, दंत के सामने, तो इसका हम उच्चारण बता देंगे। लेकिन अब देखिए अब हमसे पूछ लेता है इनका उच्चारण स्थान, पूछ लेता है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ये आए वो आओ का उच्चारण स्थान पूछ लेता है। तो देखिए ये जो ये आए वो आओ हुए, इनको हमने कहाँ था पढ़ा था, द्विमात्रिक स्वर में पढ़ा था, क्योंकि इनमें 2 मात्राएं होती हैं। तो द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर में हमने भी पढ़ा था, और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते थे, उसमें पढ़ा था। इससे आसान ट्रिक है कि सभी में छोटा आ आएगा। पहला तो ये है कि सभी में छोटा आ आएगा, यहाँ पर ये बड़ी नहीं आएगा, ये मिस प्रिंटिंग है, ये गलती से लिख गया है कहीं, ये नहीं आएगा बड़ी।
देखिए इन चारों में पहले क्या आएगा, छोटा आ आएगा। अब ध्यान रखिएगा छोटा आ तो आ गया चारों में। अब जैसे ये को बनाना हुआ तो ध्यान रखिएगा इसमें छोटा अक्षर ये है, दोनों में छोटा अक्षर कौन है, ये है, और इन दोनों में छोटा अक्षर वो है। तो जब ये को बनाना हुआ आपको तो छोटी ई लिख देंगे आप, यानी ये कैसे बनेगा, छोटा आ प्लस छोटी ई। और जब बड़े अक्षर को बनाना हुआ तो छोटा आ तो इसमें पहले से लिखा है और इस अक्षर को यहाँ लिख देंगे, यानी ये वाला अक्षर लिख देंगे। छोटा आ प्लस ये से आए बन जाएगा बड़ा अक्षर। अब इसी तरीके से फिर छोटा अक्षर वो आया तो वो जो बनेगा वो छोटा आ प्लस छोटा ऊ से बनेगा। और जब छोटा अक्षर बन गया तो बड़ा अक्षर को बनाना हुआ तो छोटा आ पहले लिखा है और इसी छोटे अक्षर को यहाँ पर लिख देंगे। मैं थोड़ा इसको अलग बता देता हूँ, इसको आप मिटा दीजिए यहाँ से अगर समझ में नहीं आ रहा है। वैसे सही लिखा है, कोई गलत नहीं लिखा है, सिर्फ ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ी ई नहीं होनी चाहिए। थोड़ा जूम करके हम समझा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये हुआ तो ये कैसे बनेगा, देखिए पहली बात तो सब में छोटा आ आएगा। अब जो हमारा जो ये की बात हुई तो सब में छोटा आ गया। अब जो ये बनेगा वो छोटा आ प्लस छोटी ई से बनेगा, छोटा आ प्लस छोटी ई से बन गया। तो ये छोटा बड़ा था। और जब बड़ा वाला जो है, ये जो बड़ा वाला है इसमें छोटा आ तो पहले लिखा है और फिर ये छोटे वाले से बन जाएगा, इसमें ये लिखेंगे हम, यानी जो आए बनेगा हमारा वो छोटा आ प्लस ये से बनेगा। इसी तरीके से इन दोनों में देखिए छोटा अक्षर कौन है, ये है, तो ये छोटा आ इसमें पहले लिखा है और फिर ये किससे बनेगा, छोटा आ प्लस छोटा ऊ से क्या बन गया हमारा, वो बन गया। ये तो छोटा वाला अक्षर बन गया। और जब बड़ा वाला बनाएंगे तो हम तो ये छोटा आ लिखा है पहले से और ये यहाँ वाला लिख देंगे वो। अब देखिए इनके उच्चारण स्थान की जब हम बात करेंगे, इनका उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है कि कौन सा उच्चारण स्थान है इनका। तो देखिए छोटा आ जो आया कहाँ आया था, थोड़ा हम ये कर लेते हैं। तो देखिए छोटा आ क्या था, ये कंठ में आया था ना, तो ये कंठ हो गया। लेकिन छोटी ई कहाँ आया है, छोटी ई तालु में आया है। देखिए टी में आया ना, तो कंठ तालु। इसी तरीके से अब जब ये कंठ तालु हो गया तो ये भी कंठ तालु होगा। तो यानी अगर आपसे पूछता है ये और आए, ये इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ये कंठ तालु में हो गए। ये और आए क्या हो जाएंगे, ये कंठ तालु में हो जाएंगे। इसी तरीके से जब वो देखिए छोटा आ कहाँ आ गया, कंठ में आया, और छोटा ऊ कहाँ आया है, छोटा ऊ आया है ओष्ठ में, तो कंठोष्ठ यानी कंठ ओष्ठ। यानी अगर वो और आओ का उच्चारण स्थान पूछता है तो कंठोष्ठ हो जाएगा, अगर ये आए का उच्चारण स्थान पूछता है तो कंठ तालु हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर एक मिसप्रिंट है कि यहाँ पर ये होना चाहिए, ये छोटा। जब बड़ा वाला बनाएंगे तो छोटा आ प्लस छोटा आ इसके पहले वाला वर्ड। इसी तरीके से जब बड़ा आ वाला मतलब बड़ा वर्ड बनाएंगे तो छोटा आ प्लस जो इसके पहले वर्ड है, और सभी में छोटा आ रहेगा। यानी यहाँ पर छोटी जोड़ देंगे बस बन जाएगा। और फिर बड़े में कुछ करना ही नहीं, छोटे वाले को ही लिख देंगे। और फिर यहाँ भी छोटा ऊ लिख देंगे और फिर बड़े में कुछ करना ही नहीं, छोटा ऊ वाले को ही लिख देंगे। तो जो इनका इन दोनों का उच्चारण स्थान हुआ ये कंठ ताल हुआ, और जो इन दोनों का उच्चारण स्थान हुआ वो कंठोष्ठ हुआ। अब देखेंगे ये तो हमने क्या पढ़े, इनको हमने बताया है संयुक्त स्वर बताया है, इनको संयुक्त स्वर हो गए क्योंकि ये सब स्वर हैं। और जो ये चार अक्षर थे ये क्या थे आपके, ये संयुक्त व्यंजन थे। ये क्या थे, ये संयुक्त व्यंजन थे। और इनसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, देखिए जो संयुक्त व्यंजन यानी ये संयुक्त है, यानी किसी से मिलकर बना हुआ है। तो जो छा हमारा बनता है ये आधा का प्लस सा से मिलकर बनता है। त्रा जो होता है वो ता प्लस रा से मिलकर बनता है। ज्ञा जो हुआ वो जा प्लस इया से मिलकर बनता है। और स्रा हुआ जो ये सा और रा से मिलकर बनता है, ये हमारा। तो ये जो संयुक्त व्यंजन हुए हमारे। अब देखिए अब यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि छा का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा आपका। तो जो छा का उच्चारण स्थान होगा ये जिससे पहला वर्ड जिससे बना है उसके बाद होगा। ये किससे मिलकर बना हुआ है, का प्लस सा से मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा जो छा का उच्चारण स्थान आएगा वो का के बाद आएगा। देखिए जो छा किससे बना हुआ है, का और सा से मिलकर बना हुआ है। तो जो पहला अक्षर है ना उसी के बाद ही आएगा, यानी छा जो है, छा का उच्चारण स्थान पूछेगा तो का के बाद आएगा। और का किस लाइन में है, का किस लाइन में है, का कंठ में है। तो का के बाद उच्चारण स्थान किसका आएगा, छा। यानी जब उच्चारण स्थान में आप लिखेंगे तो का फिर छा लिखेंगे, यानी उच्चारण स्थान में का के बाद आएगा छा। तो का के बाद छा आएगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि छा का उच्चारण स्थान क्या है, तो का वाली लाइन में का के बाद आएगा, तो यानी कंठ हो गया, ये कंठ हो गया। लेकिन कहाँ, अब इसी तरीके से त्रा पूछेगा कि त्रा पूछेगा त्रा का उच्चारण स्थान क्या है। तो त्रा किससे मिलकर बना हुआ है, ता और रा से।
तो ता और रा से मिलकर बना हुआ है, तो ता के बाद आएगा। अब ता कहाँ है, यहाँ पर है, तो इस ता के बाद क्या आएगा उच्चारण स्थान में, इस ता के बाद आएगा त्रा। तो उच्चारण डायरेक्ट पूछेगा कि इस तरह का उच्चारण स्थान किस अक्षर के बाद है, तो किस अक्षर के बाद है, ता के बाद है। इसी तरीके से जब आपसे पूछेगा कि ज्ञा का उच्चारण स्थान किस अक्षर के बाद है, तो जा के बाद है, यानी जहाँ पर आपको जा दिख रहा होगा, जा के बाद कौन सा अक्षर आ जाएगा, ज्ञा आ जाएगा। उच्चारण स्थान में ज्ञा यहाँ पर आएगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से पूछ सकता है कि सरा का उच्चारण स्थान क्या है, तो सरा का उच्चारण स्थान जब आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि ये सा के बाद आएगा। किसके बाद आएगा, सा के बाद आएगा। ये UPSI 2017 में पूछा जा चुका है कि छा का उच्चारण स्थान किस अक्षर के बाद है। तो जो पहले अक्षर दिख रहे हैं ना, इन सभी के बाद पहला वाला होगा। जैसे छा का उच्चारण स्थान पूछेगा तो का के बाद, तरा का पूछेगा तो ता के बाद, ज्ञा का पूछेगा तो जा के बाद, और सरा का पूछेगा तो सा के बाद। और उच्चारण स्थान में एक बचा दंतोष्ठ, यानी वा बचा। तो जो वा का उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ है, क्योंकि वा दंत और ओष्ठ से मिलकर बना हुआ है। अब इसको डीपली मत जाइए, सीधे याद रखिए कि जो वा है वो दंतोष्ठ है हमारा। वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। अब बचे हमारे दो टॉपिक, एक अल्पप्राण महाप्राण और एक घोष अघोष बचे हैं। उसके बाद हम शॉर्ट वे में सिर्फ 5 मिनट में जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं सबका रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। देखिए अल्पप्राण और महाप्राण सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, तो आज इन दिक्कतों को खत्म करते हैं हम। देखिए अल्पप्राण और महाप्राण, देखिए इसमें इसको बनाने के लिए हम स्पर्श वर्गीय व्यंजन पहले बनाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। का से मा तक हमने बताया था कि ये स्पर्श वर्गीय व्यंजन होते हैं। देखिए इनको ऊपर फिर हम गिनती लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, ये गिनती हमने लिखी ना। 1 का मतलब हुआ ये एक वाली पूरी लाइन, 2 का मतलब हुआ ये लाइन, 3 का मतलब ये, 4 का मतलब ये, और 5 का मतलब ये हो गया। तो ध्यान रखिएगा इनका मतलब ये हो गया, यानी 1 बोलेंगे हम तो 1 का मतलब पूरी लाइन ये बोली हमने, 3 बोला तो 3 का मतलब पूरी लाइन ये, 4 का मतलब ये। निक्का से मात्र गिनती लिखेंगे आप, और फिर ऊपर 1 2 3 4 5 लिख लिखेंगे इस तरीके से। अब अल्पप्राण की बात करेंगे, तो देखिए अल्पप्राण किससे, अल्पप्राण बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अल्पप्राण को याद करने की सबसे आसान तरीके जो ट्रिक है, देखिए छोटा आ कितने नंबर पर आता है वर्णमाला में, 1 नंबर पर आता है। तो छोटा आ एक गिनती लिख लीजिए आप पहले। फिर देखिए आधा अल्पप्राण में, देखिए इस तरीके से आधा ला आपको दिख रहा होगा, और आधा ला को जब पढ़, देखिए आधा ला, ये जो आधा ला दिख रहा है कैसा दिख रहा है, 3 जैसा दिख रहा है, तो 3 भी लिख लीजिए। और 5 से 5 होता है, तो 1 3 5। देखिए ट्रिक से देख लीजिए आप, इससे अच्छा आप ट्रिक नहीं पाएंगे। देखिए अल्पप्राण में छोटा आ एक नंबर पर आता है, तो 1 हो गया। जो ये आधा ला है ये 3 जैसा दिख रहा है, तो 3 हो गया। और 5 से 5 होता है, तो 1 3 5 क्या हो गए, अल्पप्राण, यानी 1 वाली पूरी लाइन, 3 वाली पूरी लाइन और 5 वाली पूरी लाइन, ये क्या हो गए, ये अल्पप्राण हो गए। और प्रत्येक लाइन में 5 5 अक्षर आपको दिख रहे होंगे। प्लस होते हैं अंतस्थ व्यंजन, हमने जो आपको बताए थे अंतस्थ, खाली यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया कि याद हो जाए। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से बताए थे हमने आपको, अंतस्थ व्यंजन हमने 4 बताए थे, कौन कौन, या, रा, ला और वा, ये 4 अक्षर हो गए अंतस्थ व्यंजन, इसी में आ जाता है। और ध्यान रखिएगा, अब इसको हम ट्रिक से कैसे देखेंगे। तो अल्पप्राण 135 आपको याद हो गया। और ध्यान रखिएगा जब किसी का अल्प माने क्या होता है, थोड़ा, यानी बहुत कम होता है, और प्राण यानी किसी के पास, ये ट्रिक से हम याद कर रहे हैं, अल्प प्राण यानी किसी के जो पास जो प्राण है वो बहुत कम बचा है, यानी बहुत थोड़ा बचा है। तो जब प्राण बहुत कम बचेगा यानी उसका अंत समय आ गया है, यानी अल्प प्राण माने अल्प माने बहुत कम समय बचा है, और कम समय बचेगा यानी उसका अंत आ गया है। तो अंत से लिख लेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। और जब अंत समय आ जाता है तो स्वर निकलता है मुंह से। अंत समय में कोई ना कोई तो स्वर निकलेगा ना, राम या हे राम, तो स्वर निकलेगा। तो स्वर कितने बताए थे हमने आपको, 11, यानी जितने 11 स्वर थे सब इसमें आ जाएंगे अल्पप्राण में। देखिए अल्पप्राण में क्या हो गया, 1 3 5, तो अल्पप्राण से हमने ट्रिक से लिख लिया। और फिर अल्पप्राण में यानी अल्पप्राण यानी जब प्राण थोड़ा सा बचा है तो अंत समय आ गया, और अंत समय में मुंह से स्वर निकलता है। और जो स्वर निकलेगा वो किस रूप में निकलेगा, अड़ा का स्वर निकलेगा, अड़ा। और ये अड़ा कौन सा, उच्छिप्त व्यंजन का पहला अक्षर। 2 अक्षर हमने उच्छिप्त में पढ़े थे, एक अड़ा और एक अड़ा। तो अड़ा जो हुआ, जो पहला अक्षर हमने पढ़ा था अड़ा, वो हमारा उच्छिप्त व्यंजन का पहला अक्षर किस में आ जाएगा, अल्पप्राण में। देखिए अब हमारी ट्रिक क्या थी, हमारी ट्रिक थी अल्पप्राण की, 1 छोटा सी 1 हो गया, आधा ला 3 जैसा दिख रहा है 3, और 5 से 5, तो 1 3 5 यानी 1 3 5 ये रो हो गई। और फिर जब अल्प प्राण यानी प्राण थोड़ा सा बचा है, तो यानी अंत समय आ गया है। अंत समय आ गया है तो अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा 4 अक्षर हो गए।
और फिर स्वर हमने कितने पढ़े हैं, 11 पढ़े हैं। तो 11 स्वर हो गए। और ये स्वर किस रूप में, जब अल्प प्राण, जब अल्प प्राण होगा यानी प्राण थोड़ा सा बचेगा तो अंत समय आ जाएगा और अंत समय में स्वर निकलेगा। और स्वर किस रूप में निकलेगा, उच्चिष्ट व्यंजन के पहले अक्षर ड़ा का स्वर निकलेगा। ये हो गए। अब डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे अल्प प्राण की संख्या भी पूछ ली जाती है कि अल्प प्राण कुल कितने होते हैं। तो 1, 3, 5 और प्रत्येक, देखिए 1, 3, 5 में प्रत्येक लाइन में 5-5 अक्षर हैं। तो 1, 3, 5 यानी प्रत्येक अक्षर में 5-5 अक्षर है, तो 15 अक्षर तो ये हो गए। और फिर अंतस्थ व्यंजन कितने हमने बताए थे, 4। तो 15 4 19 हो गए। और 11 स्वर होते हैं, तो 19 1 20 और 10 30 हो गए। और 30 एक उच्चिष्ट व्यंजन, यानी अल्प प्राण की संख्या कहीं पूछता है आपसे तो ध्यान रखिएगा 31 होती है। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। अब बात करेंगे महाप्राण की। देखिए 1 खत्म हो गया, 1 अल्प प्राण हो गया, 1 वाली लाइन, 3 वाली लाइन अल्प प्राण हो गया और 5 वाली लाइन अल्प प्राण हो गया। तो अब बचा कौन, 2 और 4 बचा। तो महाप्राण में हम 24 लिख लेंगे। महाप्राण में हम क्या लिख लेंगे, 24 लिख लेंगे, क्योंकि 1, 3, 5 अल्प प्राण हो गया हमारा। तो बचा क्या, 2 और 4 वाली लाइन बची। तो 2 और 4 वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी, 2 और 4 वाली लाइन जो बची है हमारी, ये हो जाएगी महाप्राण। और देखिए जब प्राण महान है, देखिए जब कोई, देखिए इसमें प्राण अल्प था तो अंत समय आया, अंत समय में स्वर निकला। स्वर कैसा निकला, उच्चिष्ट व्यंजन के पहले अक्षर के रूप में निकला। और जब महान प्राण है, यानी महा लिखा है, महा से मतलब महान, तो जो महान प्राण है उसमें 24 घंटे, ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, जो महान प्राण होता है उसमें 24 घंटे ऊष्मा निकलती रहती है। और ऊष्मा किस रूप में निकलेगी, प्राण तो निकल गया था उच्चिष्ट व्यंजन के पहले अक्षर के रूप में, तो जो ऊष्मा निकलेगी वो उच्चिष्ट व्यंजन के दूसरे अक्षर से निकलेगी, ढ़ के रूप में। ट्रिक रिलेट कर पा रहे होंगे आप। जो महान प्राण होता है यानी महाप्राण जो होता है, महान प्राण, उसमें 24 घंटा ऊष्मा निकलती है, यानी 24 लिख लेंगे, यानी 2 वाली लाइन हो गई और 4 वाली लाइन हो गई। तो 24 घंटा ऊष्मा निकलते हैं। ऊष्म का मतलब क्या हो गया, ऊष्म व्यंजन हमने आपको बताया था 4, सा, सा, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। और ये उच्चिष्ट व्यंजन का दूसरा अक्षर ढ़ हो गया। तो महाप्राण कितने अक्षर हो गए, अब हम पूछा था कि महाप्राण में कितने अक्षर होंगे, तो 2 और 4 यानी एक लाइन में 5-5 अक्षर हैं। तो 2 और 4 वाली लाइन में कितने अक्षर हो गए, 10 अक्षर इसमें हो गए। 4 हमारे क्या हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए, और 1 क्या हो गया, उच्चिष्ट व्यंजन हो गया। यानी 10 4 14 और 1 15। डायरेक्ट पूछेगा कि महाप्राण की संख्या, तो 15, और अल्प प्राण पूछेगा तो 31 अल्प प्राण होते हैं कुल। ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए इसी, अगर समझ में नहीं आया हो तो इसी वीडियो को आप बैक करके दोबारा देख सकते हैं। इससे अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता मुझे लगता है। अब देखिए घोष और अघोष पढ़ेंगे हम। तो घोष और अघोष, देखिए अल्पप्राण महाप्राण पढ़ लिया, अब घोष और अघोष पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर जो इसका ट्रिक है, यहाँ पर देखिए आप पहले लिखेंगे अघोष। अल्पप्राण तो आपने पढ़ लिया, उसकी बात छोड़िए। अब अघोष लिखा तो छोटा आ कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। तो छोटा आ 1 नंबर पर आता है तो 1 लिख देंगे। छोटा आ 1 नंबर पर आता है तो 1 लिख देंगे। और ध्यान रखिएगा जब घोष कहीं लिखा होगा तो वो चिपके रहते हैं। घोष का मतलब होता है चिपकना। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये सही मत समझ लेना इसको, मतलब घोष का मतलब कहीं चिपकना मत समझ लेना। लेकिन अब जब आप मेरे साथ पढ़िए तो यहाँ पर याद रखिएगा कि घोष का मतलब चिपकना होता है। तो घोष का मतलब चिपकना होता है। तो देखिए जब आपको कहीं अघोष लिखा दिखेगा तो आप देखेंगे छोटा आ, तो छोटा आ के साथ आप लिख लेंगे 1, तो ये चिपकना होता है। यानी 1 के साथ कौन चिपका है, 2, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 12, यानी 1 और 2 लिख देंगे, अघोष हो गया। 1 कैसे पता चलेगा आपको, अघोष में छोटा आ आया तो 1 लिख देंगे, और 1 के साथ 2 चिपका, कौन चिपका है, 2, तो 1 और 2 लिख देंगे, ये अघोष हो गए। और अघोष में याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन पूरा नहीं आता है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, सा और हा होते हैं, लेकिन हा नहीं होता। इसका हा छीन लेता है कौन, हा इसका घोष छीन लेता है, इसीलिए हा ध्यान रखिएगा इसमें नहीं आता है। तो उस अघोष जो हमारा हुआ वो कितने वर्ड हो गए अघोष में, एक तो ये 1 रो हो गया और दूसरा रो हो गया, यानी 1 और 2 रो हो गए। तो पहले रो में 5 अक्षर, दूसरे रो में 5 अक्षर, यानी 10 अक्षर ये हो गए। और 3 अक्षर सा, तीनों सा होते हैं, तो ध्यान रखिएगा तीनों सा हो गए। तो तीनों सा, तो यानी 10 और 3 कितने अक्षर हो गए, 13 अक्षर हमारे हो गए अघोष में। अघोष में ये 12 लिखा है तो ये मत समझिएगा अघोष का मतलब अघोष में 12 अक्षर है, ये अक्षर नहीं लिखा है। अघोष का 12 मतलब लिखा है कि यानी अघोष में पहला वाला रो लेंगे और 2 का मतलब दूसरा वाला रो लेंगे, यानी 10 अक्षर ये हो गए, और तीनों सा लेंगे अघोष में। और हमने ट्रिक कैसी बताई है, छोटा आ आप देखेंगे तो छोटा आ के साथ 1 लिख देंगे, और
घोष जहाँ देखेंगे, घोष का मतलब चिपकना होता है, तो एक के साथ दो चिपका, दो लिख देंगे। और ये यहाँ पर ऊष्म आना चाहिए, लेकिन इसका हा छीन लिया है घोष। देखिए हा यहाँ पर आकर बैठ गया है, घोष छीन लिया है, इसीलिए इसका हा नहीं है, नहीं तो ये ऊष्म व्यंजन भी बन जाता। अब घोष की बात करेंगे तो देखिए 1 और 2 कहाँ चले गए, 1 और 2 कट गए, ये कौन हो गए। अब 1 और 2 कहीं आप देखेंगे 1 और 2 वाली लाइन, तो ध्यान रखिएगा ये कौन से हो गए, ये हो गए अघोष। तो बचा क्या, अब जो बचेगा 3 4 5 बचा, तो 3 4 5 ये घोष हो गए। ये क्या हो गए, जो बचे 3 4 5 यानी 3 वाली लाइन, 3 वाली लाइन, 4 वाली लाइन, 5 वाली लाइन, ये क्या हो गए, ये घोष हो गए। और देखिए जहाँ जहाँ देखिएगा ये घोष हो गए और घोष हो गए। और ध्यान रखिएगा इसमें घोष वाले में घोष हो गए 3 4 5, और जहाँ 3 अक्षर यानी 3 रो आ गए, ध्यान रखिएगा ये ट्रिक है, जहाँ 3 रो आ गए 1 2 3, अल्पपराण में भी 3 रो आए थे, लेकिन अल्पपराण में छोटा 1 नंबर पर आया था, ला 3 जैसी आकृति थी, 5 जैसी आकृति थी, यानी 1 3 5 आए थे उसमें। तो जहाँ 3 नंबर को, इसमें 2 नंबर है तो इसमें हम नहीं लेंगे, जहाँ 3 नंबर कोई आ गया उसमें ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या आएगा, उसमें अंतस्थ आएगा, जिसमें 3 नंबर कोई होंगे। देखिए अब इसमें 3 नंबर है ना, 3 4 5, तो ध्यान रखिएगा इसमें अंतस्थ आएगा, इसमें 3 नंबर हैं तो अंतस्थ आएगा। और अल्पप्राण में भी 3 संख्या आई थी, कौन कौन उसमें, लेकिन 1 3 5 थी, तो जहाँ 3 गिनती कोई आपको दिख रही है वहाँ याद रखिएगा कि अंतस्थ जरूर होगा। तो जैसे घोष में 3 गिनती दिख रही है ना, 3 4 5 दिख रही है, 3 4 5 वाली लाइन दिख रही है, तो ध्यान रखिएगा घोष में अंतस्थ जरूर आएगा। और अंतस्थ अंत समय आता है तो मुंह से स्वर निकलता है, यानी जहाँ जहाँ अंतस्थ है वहाँ आपको स्वर भी दिखेगा। देखिए अल्पप्राण में भी अंतस्थ था, तो यानी अल्पप्राण में भी अंतस्थ था, तो यानी अंतस्थ के साथ स्वर चिपका था, तो इसमें भी अंतस्थ के स्वर के साथ स्वर चिपका है। और घोष में याद रखिएगा 3 4 5 हो गए और 3 गिनती लिखी हुई है, इसलिए अंतस्थ आएगा। और जहाँ जहाँ अंत समय आया वहाँ स्वर निकलेगा मुंह से, और मुंह से यहाँ पर स्वर कौन सा निकलेगा, इसने चुरा लिया था हा। देखिए उस व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, सा और हा, तो इसका हा चुरा लिया था, तो जो यहाँ पर स्वर निकलता है वो हा के रूप में निकलता है। देखिए एक बार इसको हम फिर से बता देते हैं। अघोष को आप 1 लिखेंगे, छोटा 1 नंबर पर आता है, और 1 के साथ घोष का मतलब आप याद रखिएगा चिपकना, तो 1 के साथ 2 लिख देंगे, ये हो गए हमारे अघोष हो गए, यानी 1 वाली लाइन और 2 वाली लाइन। अब अघोष में कितने अक्षर हो गए हमारे, 10 अक्षर ये हो गए, और 3 अक्षर तीनों सा हो गए, तो 10 3 13 अक्षर अघोष में हमारे हो गए, 13 अक्षर। अब जब बात करेंगे घोष में कितने अक्षर होंगे, तो 3 4 5 वाली रो हो गई, यानी 15 अक्षर ये हो गए, 4 अक्षर अंतस्थ व्यंजन के 19, 11 स्वर हो गए, तो 19 और 11 30 हो गए, और 1 हा हो गया 31 ये भी हो गए। और 31 ही कौन होता है, अल्पप्राण भी 31 होता है, लेकिन महाप्राण कितने बताए थे हमने आपको, महाप्राण कितने बताए थे, 10 ये हो गए, और 4 14 और 1 15 बताए थे हमने आपको। तो ध्यान रखिएगा ये ट्रिक से बताए गए हैं। और ट्रिक्स देखिए एक ट्रिक ये फिर से रिवाइज कर देता हूँ, घोष वाला भी। देखिए घोष में 3 नंबर आपको जो बचे 3 4 5 ये लिख लेंगे आप, और जहाँ 3 नंबर दिखे, अल्पप्राण में भी 3 नंबर थे, तो जहाँ 3 नंबर दिखे वहाँ पर ध्यान रखिएगा अंतस्थ आएगा, तो अंतस्थ आया यानी यारा लावा आया, और अंतस्थ जहाँ आया अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, तो जहाँ अंत समय आएगा तहाँ स्वर भी आएगा, स्वर 11 होते हैं, और स्वर के बाद क्या आएगा, हा आएगा। ये घोष अघोष खत्म हमारे। और ये अगर हम शॉर्ट वे में आप अगर रिवीजन करना चाहें तो ऐसा आप छोटा से अक्षर लिख लीजिएगा, और फिर इसी में एक एक अक्षर देखिए ऐसे लिख दीजिए, कोई अक्षर जैसे यहाँ पर ये वाली लाइन लिख लीजिए अंतस्थ व्यंजन, ये वाली लाइन रिवीजन के लिए है, अंतस्थ व्यंजन ये डाला हुआ क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। इसी तरीके से जो तीनों सा हुए, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन हो गए हमारे। ये देखिए अब यहाँ पर क्या बचे, अंग, यहाँ पर अंग और आहा क्या बचे, अयोग वाव हो गए हमारे। और अयोग वाव में याद रखिएगा कि जो एक बिंदी ऊपर रखी है इसको अनुस्वार कहेंगे, जो 2 बिंदी पीछे रखी है इसको विसर्ग कहेंगे। और इसी तरीके से ये जो 5 अक्षर हुए इसको हमने आपको पंचमाक्षर या नासिक के बताया है। इसी तरीके से याद रखिएगा ये जो का से माँ तक जो अक्षर हुए ये स्पर्श वर्गीय व्यंजन हुए, और इनको केटीएम 2 से याद रखिएगा, केटीएम 2 से कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ याद रखिएगा। इसी तरीके से हमने आपको क्या बताया कि रा को बताया, हमने क्या बताया, परकंपित व्यंजन, क्योंकि जीभ
काँप जाती है, या इसी को हमने क्या बताया, लुंठित व्यंजन जीभ लुढ़क जाती है। इसी तरीके से हमने ला को बताया कि आपको पार्श्विक व्यंजन बताया। इसी तरीके से हमने कुछ और आपको बताया था, क्या बताया था, वा को बताया था कि वा की उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है हमने। इसी तरीके से हमने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, छ, तरंग, ज्ञा होता है और एक स्रा होता है, ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं एग्जाम्स में पूछा गया है कि उच्चारण के स्थान पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब उच्चारण के स्थान पर स्वर पूछ लेगा तब एक कम कर दीजिएगा, 10 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वैसे तो स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन उच्चारण के स्थान में हम ऋण को नहीं लेते, क्योंकि जब ऋण बोलेंगे आप, देखिए अब इसको बोलिए तो आप ऋण 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 सी थोड़े बोलेंगे, आप बोलेंगे ऋषि, इसको बोलेंगे ना, तो ऋषि यानी इसको आपने रा बोल दिया, तो ये उच्चारण स्थान व्यंजन में चला गया। तो जब व्यंजन में चला गया, तो जब आपसे पूछेगा स्वरों की कुल संख्या तो आप कहेंगे 11, लेकिन जब उच्चारण के स्थान पर पूछेगा तब आप कहेंगे स्वर 10 होते हैं। कौन? क्योंकि एक स्वर निकल जाएगा तब। क्यों? क्योंकि जब ऋण को बोलते हैं तो रा का उच्चारण स्थान आ जाता है, तो वो व्यंजन में चलाता है। तो उच्चारण के स्थान पर स्वर 10 हो गए। और कौन से बच्चे? और ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो वर्णमाला है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो ध्यान रखिएगा कि वर्णमाला के सिर्फ 3 अक्षर स्त्रीलिंग है, छोटी ई, बड़ी ई और जो ऋण लिखते हैं आप, ये 3 अक्षर स्त्रीलिंग है हमारे। कौन से हैं? फीमेल है, यानी स्त्रीलिंग है। और पूरी की पूरी वर्णमाला हमारी क्या है? पूरी की पूरी वर्णमाला याद रखिएगा मेल है, यानी ये पुल्लिंग है। यानी 3 अक्षर सिर्फ हमारे स्त्रीलिंग हुए, छोटी ई, बड़ी ई और ऋण हुए। और ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार मेरे कहने पर रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मेरी गारंटी है कि वर्णमाला का किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आप जाइए टच करिए, और फिर अगर आपको उसका आंसर ना मिले तो कमेंट में मुझको ज़रूर बताइएगा। मैं देखूँगा कि मुझसे कहाँ गलती रह गई। धन्यवाद।